गुड मॉर्निंग क्लास 9। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेमोक्रेटिक राइट्स चैप्टर से। हम लोगों ने मोस्टली फंडामेंटल राइट्स जो है वो डिस्कस कर लिया था, तो उससे से रिलेटेड कि वाई फंडामेंटल राइट्स आर इम्पॉर्टेंट आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि फंडामेंटल राइट्स, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डू वी हैव, तो ये 6 थे और ये मोस्टली जो है पार्ट 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशंस किया गया। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो आर्टिकल्स है सारे उसके अंदर मेंशंस किया गया है, एंड पार्ट 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो सिर्फ और सिर्फ जो स्पेशली है फंडामेंटल राइट्स ही उसमें इंक्लूड किया गया है। तो जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट टू इक्वलिटी इज इम्पॉर्टेंट, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स कितनी इंपॉर्टेंट है फ्रीडम, गवर्नमेंट ने हमें कोई बाउंडेशंस नहीं है, वी कैन प्रैक्टिस एंड प्रीच एनी रिलीजन्स अकॉर्डिंग टू आवर विशेस, सो देयर इज़ नो स्टेट रिलीजियस जो है वो नहीं है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अपने अपने रिलीजियस के कल्चर्स को प्रोपगेट करना, डेवलप करने के लिए इंस्टीट्यूट खोलने, जो भी उनको लगता है उसमें भी उनको फ्रीडम्स है। उसके बेस्ड अकॉर्डिंग एजुकेशनल्स वो एजुकेशंस भी कर सकते हैं। साथ साथ दैट वाज 6 to 14 ईयर्स जो है एजुकेशनल जो है वो कंपलसरी कर दिया गया, जिसे इसके अंदर इंक्लूड कर दिया था एजुकेशनल राइट में। अब ये 1 to 5 जितना हमने राइट्स देखा उसके अंदर जो लर्न किया, वो अनलेस एंड अनटिल अगर राइट्स नंबर 6 नहीं होता हमारे पास, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, तो इसकी मीनिंग जो है वो मीनिंगलेस रह जाती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इफ़ एनी इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशंस जो हमसे हमारा राइट्स वो छीनते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर 6 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज वी कैन हैव आवर राइट्स बैक, वी कैन फाइट फॉर आवर राइट्स। तो इसी तरह इवन इफ द गवर्नमेंट, देन वी ऑल्सो गो अगेंस्ट फॉर द गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट के खिलाफ भी जा सकते हैं। तो ये हमें ये राइट्स मिला है, खुद हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ये राइट्स इंक्लूड किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स है हमारे लिए। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस किया था। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट वाई फंडामेंटल राइट्स आर इम्पॉर्टेंट, वो डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं उस टॉपिक पे। तो ये रहा हमारा टॉपिक, वाई आर फंडामेंटल राइट्स नेसेसरी, कि हमारे लिए जो इतने सारे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ा था कि बेसिक नीड्स हैं हमारे लिए, ताकि वी कैन ईजिली हेल्दी इन्वायरमेंट में ईजिली हम लोग लिव कर सके। तो अब आता है क्वेश्चंस कि इज इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू हैव द फंडामेंटल राइट्स एंड व्हाई आर फंडामेंटल राइट्स नेसेसरी, हमारे लिए इतनी ज़रूरत क्यों है। तो वी विल डिस्कस थ्रू एग्जाम्पल्स, और ये एग्जाम्पल्स जो है स्टोरी है दैट वाज अ इंसिडेंट विच हैज़ बीन अकर इन आवर वर्ल्ड इन any of the country. So we will discuss now why you may think why fundamental rights are necessary to be stated in the constitutions, कि fundamental rights जो है वो उसमें include किया गया, उसके बारे में इतना सारा डिटेल्स में क्यों बताया गया है। if the government is democratic, अगर हमारा गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, it will help all and everyone, वो सबको हेल्प करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक मीन्स फॉर everyone. to understand the need of fundamental rights we should go through the incidents. तो नंबर 1 इंसिडेंस जो है दैट वाज प्रिजन्स का है, जहाँ पे दैट वाज गुतनामन्स बे। तो ये गुतनामा जो था ये जगह प्रिजन है, एक जेल है जहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स अकर हुआ था, एंड द यूएस फोर्सेस, तो वी ऑल नो दैट द डेवलप्ड कंट्री है यूएस, तो यूएस जो फोर्स है उन्होंने सीक्रेटली अरेस्ट किया था अराउंड 600 पीपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पुट देम इन अ प्रिजन्स इन गुतनामा बे नियर क्यूबा, जो कंट्रोल विच वॉज कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन नेवी। तो यहाँ पर यूएस फोर्स ने सेक्रेटली विदाउट इन्फॉर्मिंग एनी ऑफ द कंट्री, कि उनके कंट्री से जो 600 पीपल्स अलग अलग डिफरेंट कंट्री से उन्होंने पीपल्स को अरेस्ट किया है, एंड उन सभी को अराउंड 600 दे बी पुट ऑन द जेल, जो प्रिजन में रखा गया, एंड वो भी सीक्रेट ऐसे जगह में कि किसी को पता ना चले, बट इट वॉज केम आउट नियर क्यूबा, और ये जो क्यूबा में है गुतनामा बे, एंड इट वाज बीन टोटली कंट्रोल्ड बाय द अमेरिकन नेवी, और ये पूरा इलाका जो है वो अमेरिकन नेवी के अंडर कंट्रोल में था। सो अमंग देम, उन्हीं में से एक था, वन ऑफ देम एनस फादर, तो उन्हीं जितने 600 पीपल्स थे उन्हीं में से वन ऑफ देम एनस फादर थे जमील अल धाना, तो ये इसके पापा थे जमील अल धाना, वॉज ऑल्सो पैक्ड अप। तो उन्हीं 600 में से वन ऑफ देम अनस के पापा थे, फादर थे जमील अल धन।
उन्हें भी अरेस्ट किया गया था। द अमेरिकन गवर्नमेंट जो थे क्लैरिफाई दैट दे वेयर एनिमीज ऑफ द यूएस एंड लिंक टू द अटैक ऑफ द न्यूयॉर्क ऑन 11 September 2001. तो जब when the world came to know about the incident, so the American government वो उन्होंने अपनी पक्ष को क्लियर करने के लिए, सफाई देने के लिए उन्होंने क्या बताया कि ये लोग जो है यूएस के एनिमीज़ है, जो इन लोगों ने ही न्यूयॉर्क पे अटैक करवाया था, दैट वाज विच वाज अकर ऑन 11 September 2001. तो मान लो अभी 2020 चल रहा है, 21 आ गया है ना, तो 20 years बैक। तो ये मोस्टली जिस तरह से आप बच्चे, आपको पता भी नहीं होगा ये इंसिडेंट, बट योर पेरेंट्स नो अबाउट। तो इस तरह से ये अटैक करवाया था, तो इनके कारण उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है इसमें इन्वॉल्व्ड है, इनकी शक के कारण उन सबको अरेस्ट किया गया। मोस्ट ऑफ द imprisonment were not even reported to the countries of the government of the countries. इनमें से कुछ लोगों को तो इन्फॉर्म किया गया था कंट्रीज के गवर्नमेंट्स को, बट कुछ को इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था कि देख आपके देश के कुछ नागरिक, हमने इसको अरेस्ट किया है। सो एज अदर प्रिजनर, जिस तरह से बहुत सारे प्रिजनर्स थे, अल बनास फैमिली गॉट टू नो अबाउट दिस इम्प्रिजनमेंट ओनली थ्रू द मीडिया। तो इसी तरह से जो अनस के फादर थे जमील अल दाना, इनके जो थे ये भी, इनके फैमिली को पता नहीं था कि इनके पापा जो है वो अरेस्ट किए गए हैं। इन्हें भी पता चला विद द हेल्प ऑफ अ मीडिया, जब मीडिया ने इसे हाईलाइट किया था। मीडिया, क्योंकि मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट गिव द इन्फॉर्मेशन टू अ पीपल। तो फैमिली ऑफ द प्रिजनर जो थे, मीडिया, सबको पता चला कि उनकी जो मिसिंग है, जो मिल नहीं रहे, कहाँ है वो, उन्होंने यूएस ने उनको अरेस्ट किया हुआ है। तो मीडिया एज इवन यूएस रिप्रेजेंटेटिव वे आर नॉट अलाउड टू मीट देम। तो यहाँ पर कहा गया कि जो फैमिली थे प्रिजनर के, वो नंबर 1 मीडिया, सेकंड यूएन, जो वर्ल्ड, दैट वाज एक संस्था है जो कंट्रोल करती है वर्ल्ड, तो यहाँ पे यूएन, दीज 3 ग्रुप दे वर नॉट अलाउड टू मीट देम। इन तीनों को उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि ये तीनों ही जो है इन लोगों से नहीं मिलेंगे। सो द यूएस आर्मी इंटोग्रेटेड देम। यूएस आर्मी को बहुत ज़्यादा उनके ऊपर टॉर्चर कर रहे थे इंटरोगेट करने के लिए, ताकि पता चले कि ये लोग जो है कौन लोग हैं, किसके लिए काम करते हैं, इस तरह से। एंड डिसाइडेड वेदर टू कीप देम और नॉट। और इतना ज़्यादा इंटरोगेट करना, उनको रखना है या नहीं रखना, ये सब टोटली अब यूएस आर्मी के ऊपर डिपेंड था। इसके साथ साथ हमें पता है कि जब हमें कोई अरेस्ट करता है तो हमारा जो भी दैट विक्टिम होता है उसे ट्रायल के लिए भेजा जाता है, बट देयर वाज नो ट्रायल कि कोर्ट में जाएगा, फिर वहाँ पे दैट प्रोसेशंस होंगे, फिर उसके बाद पता चल जाएगा दैट पर्सन इज गिल्टी और नॉट। तो यहाँ पे ट्रायल भी नहीं किया गया। देयर वर नो ट्रायल फॉर देम इन एनी ऑफ द यूएस कोर्ट। किसी भी कोर्ट में इनकी ट्रायल भी नहीं हुई, पेशी भी नहीं हुई। नॉर कुड दिस प्रिजनर अप्रोच टू कोर्ट इन देयर ओन कंट्री। और इन्हें ना ही अपने अपने देश के कोर्ट से भी कि वो अप्रोच करे, अपने लिए लड़े, अपने लिए फाइट करे, ये भी नहीं दिया गया। तो सोचो कितना ज़्यादा यहाँ पे उनसे राइट्स छीन ली गई। एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड एम्नेस्टी इंटरनेशनल collected information on the condition of the prisoners in Guantanamo Bay and reported that the prisoners were being treated in a manner that violated the US law. तो ये सारे इंसिडेंट्स कि उनके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा उन अंदर में, उस प्रिजनर के साथ गुआंटानामो बे के अंदर, ये पता करवाया किसने? एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो होती है, सभी कंट्री में होती है, वर्ल्ड की भी है। तो ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से संस्था है जो ह्यूमंस के लिए लड़ती है, ठीक है। तो ये कौन थी? दैट वाज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी। तो इन्होंने कलेक्ट इन्फॉर्मेशन किया कि वहाँ पे जो प्रिजनर है उनके साथ जो ट्रीट किया जाता है, दैट वाज टोटली बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। और एक रूल्स के अकॉर्डिंग जो मोस्टली होता है लॉ के अंदर, जब किसी को हम लोग अरेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसके सब रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे वो खुद अपने रूल्स को वॉयलेट कर रही, मतलब उसे खुद तोड़ रही है वो अपने रूल्स को, यूएस गवर्नमेंट। They were being deprived the treatment that even prisoner of war must get as per international treaties. तो जिस तरह से एक इंटरनेशनल ट्रीटमेंट होना चाहिए, जब कोई युद्ध के दौरान भी कोई अगर सैनिक एक दूसरे के देश के पकड़े जाते हैं तो उसे भी एक अलग सा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है एज पर द इंटरनेशनल ट्रीटीज़, क्योंकि जो दोनों देश के साथ समझौता होता है। लेकिन यहाँ पे ये कुछ भी नहीं फॉलो कर रहे हैं। Many prisoners had tried to protest against these through a hunger strike.
तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को प्रोटेस्ट करने के लिए इन्होंने, लोगों ने जो प्रिजनर थे अपने आप में, तो उन्होंने हंगर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया. प्रिजनर वे नॉट रिलीज इवन आफ्टर दे वे ऑफिशियली डिक्लेयर इनोसेंट. इवन कुछ ऐसे भी थे प्रिजनर्स थे जो उनको टोटली डिक्लेयर कर दिया कि ये लोग इनोसेंट है, इसका कोई कनेक्शंस नहीं है उस इंसिडेंट से, दैट वाज न्यूयॉर्क में जो हुआ था. तो भी इन्हें नहीं रिलीज किया गया, इन्हें नहीं छोड़ा गया. एंड इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बाय द यूएन, फिर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बैठाया गया यूएन, प्रूव दिस फैक्ट. सो द यूएन सेक्रेटरी जनरल जो थे उन्होंने सेड द प्रिजनर इन गुंतनामा बे शुड बी शट डाउन. तो इन्होंने कहा कि यूएन सेक्रेटरी जो थे, सेक्रेटरी जनरल, कि गुंतनामा बे के जो प्रिजनर्स है इसे अब बंद करना है, इनको रिलीज करना है. हाउएवर द यूएस गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट. लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने यूएन सेक्रेटरी जनरल की बात भी नहीं मानी. तो ये एक एग्जाम्पल्स है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स. तो इस देश के जो गवर्नमेंट थे, इन्होंने अपने नागरिक भी होंगे, बहुत सारे आसपास के कंट्रीज़ के होंगे, इन सब की जो सिटीजन्स को उन्होंने अरेस्ट करवाया, उनके साथ जो ट्रीट किया जा रहा, दैट वाज टोटली इलीगल है. उनसे उनकी राइट्स छीन गई. तो ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दैट वी शुड हैव अ फंडामेंटल राइट्स. तो ये हमने एक इंसिडेंट देखा. एक और इंसिडेंट है, इंसिडेंट नंबर 2, एथनिक मैसेकर इन कोसावो. तो ये एक और कोसावो के अंदर जो मैसेकर हुआ था. मैसेकर मीन्स कलेक्टिवली मर्डर ऑफ अ मास, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा मारते हैं. कोई इंसिडेंट होता है, कोई कारण होता है इस तरह से, तो इसको, तो यहाँ पे एथनिक दैट वाज जो वहाँ के नागरिक है, खुद उनके नागरिक है उस जगह के. तो इंसिडेंट 2 में कोसावा के बारे में बताया गया कि जस्ट रीड दिस स्टोरी फ्रॉम कोसावा विच वाज द प्रोविंस ऑफ यूगोस्लाविया. तो ये यूगोस्लाविया का ही एक अंश है. जब वो उस यूगोस्लाविया अर्लियर इट वाज 1 बट इट वाज आफ्टर दैट स्प्लिट इनटू 7 प्रोविंसेस में टूट गया था. तो उससे पहले की बात है जब ये उसका एक अंश था, टूटा हुआ नहीं था, अलग नहीं था. तो इन दिस प्रोविंसेस, in these provinces a large proportion of populations was ethnic Albania. तो यहाँ के जो लोग थे, नागरिक थे, वो मोस्टली जो वहाँ के उसे वो लोग थे अल्बेनियन एथनिक. However in the entire country, लेकिन जो पूरे कंट्री के अंदर जो मेजॉरिटी थी was that of the Serb. ये दूसरे लोग थे, दूसरे कम्युनिटी थे. तो मोस्टली उस कोसावा में जो रियल जिनका खुद का वो मान लो कि वो उनका देश है, वो अल्बेनिया था. लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी थी वो सर्व थे. एनी हाउ वो कैसे भी जाके वहाँ पे डेवलप, वो सेटल हो गए और धीरे धीरे उनका पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा हो गया. कंजर्वेटिव सर्व नेशनलिस्ट, a conservative Serb nationalist Slobodans Milosevic who won the elections. तो यहाँ पर जब इलेक्शंस हुई, मोस्टली हर देश में जो डेमोक्रेटिक होती है वहाँ पे इलेक्शंस होती है, तो यहाँ पर भी जब इलेक्शंस हुई थी तो एक कंजर्वेटिव जो बहुत ज़्यादा अपनी रूल्स अकॉर्डिंग, जो पुराने ट्रेडिशनल रूल्स को, और बहुत ही नैरो माइंडेड होते हैं. तो ये कंजर्वेटिव सर्व जो थे, नेशनलिस्ट, दोज हु आर फाइटिंग, वो उसमें से जो स्लेवर्डन्स थे, इन्होंने इलेक्शन जीत लिया इन द ईयर 1999 में. हिज गवर्नमेंट वॉज वेरी अनकाइंड टू द कोसावा अल्बेनियन. तो ये सर्व थे और ये अपने लोगों को हेल्प करना चाहते थे. तो इनकी जो रवैया थी इनका कोसावा के ऊपर, दैट वाज द अल्बेनियन, ये पूरा का पूरा ऑपोजिट था, अनकाइंड था. उन्हें वो अपने देश में, दैट वाज कोसावा में, नहीं रखना चाहते थे. They wanted the Serb to rule and dominate the country. उनका मानना था सर्व का कि सिर्फ उस देश में सर्व ही रहेंगे और वही हुकूमत करेंगे और उसके अंदर अल्बेनिया, कोसावा के अंदर नहीं रहेंगे. Many of them thought that minority culture such as the Albanians should either leave the country or accept the dominance of the Serb. इनका एक ही मानना था कि जो अल्बेनियंस है, जो माइनॉरिटीज़ में है, थोड़े में है, वो अपनी कल्चर को चेंज कर दे, सर्व अपना ले, या फिर अगर वो नहीं अपनाना चाहते या फिर कंट्री को छोड़ना नहीं चाहते, तो फिर उनकी डोमिनेंस, उनकी हुकूमत, वो जो टॉर्चर करेंगे उनको सहना पड़ेगा. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड टू एन अल्बेनियन फैमिली इन कोसावा इन अप्रैल 1999 में. तो वहाँ पे ये इंसिडेंट अकर हुआ कि
बतीशा Hogza, a 74 years old lady. तो बतीशा जो थी वो 74 years old lady थी जो अपने किचन में was sitting in a kitchen and with her husband, that was her husband 77 years old, इज्जत. तो उसकी हस्बैंड थे इज्जत. ये दोनों ही किचन में बैठे थे स्टेइंग वार्म बाय द स्टोव्स, क्योंकि सर्दी का मौसम था वहाँ पे. मोस्टली अप्रैल दैट वाज अ एरिया जो है वो सर्दी का रहता है. तो अपने आप को आराम से जो स्टोव थी वो गर्म वहाँ पे अपने आप को वार्म कर रहे थे. They had heard explosions but did not realize that Serbian troops had already entered in their town. उन्हें कुछ धमाका जैसा लगा, लेकिन उनको ये समझ भी नहीं आया कि धमाका जो था, एक्सप्लोजन जो था वो क्या था. इतना समय ही नहीं लगा सर्बियंस की उनको समझ में आया. वो सोचे कि शायद जो सर्बियन ट्रॉप्स है वो एंटर कर चुके हैं टाउन के अंदर. उनको ये समझ में ही नहीं आया. इतना जब तक उनको समझ में आता, द नेक्स्ट थिंग शी न्यू दैट 5 or 6 soldiers had entered through the front door and were demanding, where are your children? जब तक उन्हें समझ में आता तब तक उनके सामने लगा वो खड़े 5 to 6 soldiers खड़े हैं जो उनके फ्रंट डोर से एंटर होके वो किचन तक पहुंच गए और उनसे पूछते हैं कि आपके बच्चे कहाँ हैं. They shoot Izzat 3 times in the chest. उनके सामने, बिताशा के सामने उसने उसके हस्बैंड को, इज्जत को उसने 3 times जो है बुलेट उसके चेस्ट में गया. एंड ही जस्ट रिकॉल्ड हर नेम, अपनी वाइफ का नाम रिकॉल करते, एंड ही डाइड विथ हर हस्बैंड डाइंग बिफोर हर. उसने उसकी आंखों के सामने देखा कि उसका हस्बैंड जो है उसकी आंखों के सामने मर रहा है. एंड द सोल्जर पुल द वेडिंग रिंग्स ऑफ हर फिंगर एंड टोल्ड हर टू गेट आउट फ्रॉम द हाउस. और साथ साथ उसके हाथों से सोल्जर्स ने उसकी वेडिंग रिंग्स को वहाँ से उनके हाथों से निकाल लिया और उसे कहा गया कि लीव द हाउस, और वो वहाँ से चली जाए. इट वॉज नॉट इवन आउटसाइड द गेट व्हेन वो घर की मेन डोर तक भी नहीं पहुँची थी. उसने फिर क्या देखा, द गेट व्हेन दे बर्न द हाउस, वो घर के बाहर तक नहीं आई, तब से उससे पहले उसने घर को जला दिया सोल्जर्स ने. She was standing on the street in the rain with no house, no husband, no possessions, but the clothes she was wearing. अब वो लेडी जो 74 years की थी, बिताशा ना, अब वो एक रास्ते में खड़ी है, बारिश भी होना शुरू हो गया. That was the God is also crying. जिस तरह से बोला जाता है कि जिस तरह से वो क्राइम कर रहे थे लोग कि, तो इसी तरह से that raining was started. उस लेडी के पास अब ना हाउस बचा है, ना उसके हस्बैंड बचे हैं, ना ही उसके पास कुछ सामान बचा है एक्सेप्ट द क्लोथ्स, जो वो कपड़े पहनी थी, उसके अलावा उसके पास अब कुछ नहीं बचा. तो ये था जो सर्ब्स जो थे उस कोसावा के अंदर वो अपने आप में रूल करना चाहते थे, और दैट इज़ द वे दे वर डूइंग. और ये उन्होंने सिर्फ बिताशा ही नहीं बल्कि उस एरिया में बहुत सारे घरों को इकट्ठा, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा था. दैट वॉज कॉल्ड द मैसेकर. दिस न्यूज़ रिपोर्ट वॉज टिपिकल ऑफ व्हाट हैपेंड टू थाउजेंड्स ऑफ अल्बेनियन इन दैट पीरियड. इसी तरह से ये न्यूज़ रिपोर्ट जब पता चला लोगों को कि थाउजेंड्स ऑफ अल्बेनियंस जो थे ऐसे मारे गए, और किसके थ्रू, बाय द सर्ब्स, जो वहाँ के एथनिक्स नहीं थे बट दे आर मेजोरिटी इन नंबर. डिड यू नोटिस दैट दिस brutal killing was being carried out by the army of their own country. और ये बात देखने की बात है कि ये जो मारपीट जिसने किया वो कोई बाहर वाला आतंकवाद नहीं था, वो उस देश का खुद का सोल्जर था, जिसके ऊपर लोग भरोसा रखते हैं कि हमारा सोल्जर्स हमारे लिए हमें प्रोटेक्ट करेंगे, बट उनके सोल्जर्स ही नहीं, उन्हें मार दिया. वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ लीडर हु केम टू पावर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. और ये आर्मी किसके अंदर, किसकी कंट्रोल में थी, वो जो लीडर था जिसको लोगों ने वोट दे के जिताया था. एट द कंट्री वॉज अ डेमोक्रेटिक, वो इलेक्शन जो था वो डेमोक्रेटिक थी, जहाँ पे लोगों ने अपनी मर्जी से उसे वोट दिया था. तो ये सोच सकते हैं कि यह डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे इलेक्शन हुआ, जहाँ पे लीडर हुआ, और लीडर ने आर्मी के ऊपर कंट्रोल करके आर्मी के थ्रू उन्होंने देश के अंदर ये चीज़ें करवा रहे हैं. तो ये कितना गलत है. दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मास किलिंग बेस्ड ऑन एथनिक प्रेजुडाइज इन रिसेंट टाइम. तो ये जो एक सबसे वर्स्ट एग्जाम्पल है जहाँ पे मास किलिंग हुई एथनिक प्रेजुडाइज, जो वो पुराने लोगों को, जो वहाँ के नागरिक थे, उसके उन्हें वो पसंद नहीं करते थे, उसकी सोच गलत थी, उस सोच को मिटाने के लिए, उस लोगों को मिटाने के लिए ये चीज़ें करवाया गया. तो ये बहुत ही गलत चीज़ हुआ.
फाइनली सेवरल कंट्रीज जो थे, जब उन्होंने इंटरफेरेंस किया उस सर्व के ऊपर, दैट लीडर्स के ऊपर, टू स्टॉप दिस मैसेकर, कि ये चीज़ें बंद करें, मैसेकर करना बंद करें, ह्यूमंस किलिंग बंद करें. Silovic lost and was tried by the International Court of Justice for crime against humanity. तो इसी तरह से स्लोविक को वापस जब पूरे वर्ल्ड के जो कंट्रीज जो थे, मोस्टली गवर्नमेंट्स जो थे, जब उन्होंने प्रेशराइज किया तो इसके पास पावर्स जो थी वो ख़त्म हो गई, चली गई. एंड ही वॉज बीन अरेस्टेड और ट्रायल जो उसको कोर्ट में भेजा गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और जिसमें उसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो उसके ऊपर ही वॉज फाइंड गिल्टी कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को मरवाया था. तो ये जस्ट यहाँ पर हमने हिटलर में भी देखा था, दैट वाज अगेंस्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइम था उसका, और उसके नाजीज के लोगों का क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, द सेम यहाँ पर भी इसके साथ हुआ. Now, after reading about these two incidents, you would desire a system where security, dignity, fair games are assured to everyone. तो इससे हमें क्या लगता है कि इससे तो ऐसे इंसिडेंट से पता चलता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमारे पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए, वह सिक्योरिटी होनी चाहिए, लोगों की अपनी डिग्निटी, रिस्पेक्ट होना चाहिए, जो भी काम किया जाए वो फेयर होना चाहिए और सबके सामने होना चाहिए. You might want, for instance, that no one should be arrested without proper reasons and informations. हमें ये भी पता है कि हमारी जो हमें रूल्स दिया गया है उसमें अगर हमें अरेस्ट किया जाता है तो हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि क्यों अरेस्ट किया गया है. And if someone is arrested, he or she should have a fair chance to defend themselves. अगर किसी को अरेस्ट किया गया तो उसके पास भी चांस मिलना चाहिए, फेयर चांस, बराबर का अधिकार होना चाहिए कि वो भी अपने लिए लड़े. You might agree that such एश्योरेंस कैन नॉट अप्लाई टू ऑल. लेकिन ये कुछ है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके लिए अप्लाई नहीं किया जाता, बट जनरली ऐसा होना चाहिए. वन हैज़ टू बी लॉजिकल इन वॉट वन एक्सपेक्ट एंड डिमांड ऑफ एवरीवन एल्स. कोई भी हो उसको लॉजिकल सोचना चाहिए, लॉजिकली कि उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसकी डिमांड्स क्या है, और वह सबके लिए होना चाहिए. फॉर वन हैज़ टू ग्रांट द सेम टू एवरी वन, नॉट अ सिंगल कम्युनिटी. जहाँ पे ये लोग क्या कर रहे थे कोशावा के अंदर, सिर्फ और सिर्फ सर्व को ट्रीट कर रहे थे, फेवर दे रहे थे. अल्बेनियंस को वो लोग उससे अलग एकदम मना कर दिया था, मतलब मानते थे कि ये देश के नागरिक नहीं है, देश का अंश नहीं है. However, you might want that the assurance does not remain on paper, that there is someone to enforce this assurance. और ये सब चीज़ें सिर्फ पेपर वर्क नहीं होना चाहिए, बल्कि इट शुड बी इन्फोर्स, ये लागू होना चाहिए सभी के ऊपर. और जो इसे वायलेट करता है, जो इस रूल्स को तोड़ता है, उसे पनिश भी मिलना चाहिए. इन अदर वर्ड्स, यू वांट सच अ सिस्टम वे एटलीस्ट अ मिनिमम इज गारंटेड टू एवरीवन, पावरफुल और वीक, रिच और पुअर, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी. कुछ जो एक लिस्ट मिनिमम जो है हमें पता ये हमारे राइट से, अब वो सबको मिलना चाहिए, भले वो गरीब हो, अमीर हो, ज़्यादा मात्रा में रहने वाले मेजॉरिटी हो या कम पॉपुलेशन वाले माइनॉरिटीज़ हो, सभी को बराबर मिलना चाहिए. और इतना उनको पता होना चाहिए, एश्योरेंस होना चाहिए कि ये हमारा अधिकार है और हमसे हमारा अधिकार कोई ना छीने. अगर छीने तो हम उसके खिलाफ जा सके. और ये सब चीज़ें लीगलाइज्ड, पेपर वर्क नहीं होना चाहिए, ये टोटली इन्फोर्स होना चाहिए, लागू होना चाहिए. एंड दैट इज़ द स्पिरिट बिहाइंड थिंकिंग अबाउट राइट्स. और जिसके कारण हमारे लिए हमारे गवर्नमेंट ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिया है. और उसके साथ साथ जो अभी डिस्कस किया था, दैट वाज द लास्ट वन, द 6th वन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर हमारा कोई राइट्स, इवन द गवर्नमेंट भी अगर हमसे छीनता है, सो वी कैन गो अगेंस्ट, तो वी कैन फाइट फॉर दैट. तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ फंडामेंटल राइट्स. आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस टू इंसिडेंट्स, दैट वाई वी नीड फंडामेंटल राइट्स. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस व्हाट आर राइट्स. ठीक है, थैंक यू.